हेलो गाइस। आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो दूसरा पार्ट है। अभी तक तो हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, इससे रिलेटेड के सारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, डायपोल्स पढ़ लिया। लेकिन अब जो स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग पोटेंशियल, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे और कंडक्टर्स के डिसीजन पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा पहले वाले से क्या है, हल्का सा कॉन्सेप्चुअल है। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें समझनी होंगी और कुछ चीज़ें क्या करनी होंगी, याद करनी होंगी। बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। कुछ ही चीज़ें हैं जिनको याद करना होगा, ठीक। उसको भी आप ट्रिक की हेल्प से या किसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से याद कर लेंगे, उसके लिए परेशान ना हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग पोटेंशियल। पोटेंशियल के बाद हम लोग कैपेसिटर और फिर कंडक्टर्स की बातें करेंगे। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पोटेंशियल जो पढ़ना है, मैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों में बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। कन्फ्यूज़न बहुत होता है और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ पाती इसमें। तो कोशिश करते हैं समझने की। देखिए, सबसे पहला पार्ट हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है? पहली चीज़ तो इसका जो सिंबल होता है उसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, कैपिटल यू से। बहुत पहले से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। क्लास 11th में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, वहाँ भी रिप्रेजेंट किया था। तो सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं। पहली चीज़ कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उन्हीं जगहों पे या उन्हीं केस में आते हैं जब हम फोर्स कैसा लें, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स हो। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब हम जिस फोर्स से बात कर रहे हैं वो फोर्स किस नेचर का हो, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स के साथ साथ कंजर्वेटिव क्या होना चाहिए, वर्क। मतलब सिंपली हम एक ही वर्ड बोल सकते थे इनको कि पोटेंशियल एनर्जी कंसर्न विद ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एज वेल एज कंजर्वेटिव वर्क। तो कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन का मतलब सिंपली आप जानते हैं कि ऐसे फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हो, सिर्फ किस पे डिपेंड करते हो, पॉइंट्स पर। उस टाइप के फोर्सेस को या उस टाइप के वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव जो पाथ पे डिपेंड करें, जस्ट लाइक फ्रिक्शन, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे था, हम ग्रेविटेशनल में पढ़े थे तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वाले पार्ट में हम लोगों ने एक मास को h हाइट पर उठाया था, तो बोला था कि इसके पास इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, mgh। ध्यान दीजिए, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करने वाले हैं। ग्रेविटेशनल इसको किधर खींचती है, नीचे। कितने से, mg से। ग्रेविटी फोर्स इसे कहते हैं हम लोग, वेट इससे खींचता है। हमें अगर इस बॉडी को उठाना है तो इसी के बराबर हमने कहा था कि फोर्स लगाते हैं ऊपर, तो हमने भी ऊपर कितना फोर्स लगाया, एक्सटर्नल mg। और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसको कितना डिस्प्लेसमेंट मिला, h। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन। और फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स इनटू h डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमने कितना लगाया, mg, जो ग्रेविटी का था उसके जस्ट अपोजिट उतना ही mgh हो गया फिर तो, है ना। पॉजिटिव आया, इसी को हम लोग कह देते थे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सिंपली ऐसा रिलेशन लिखा जा सकता था, W एक्सटर्नल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। जो एक्सटर्नल ने वर्क किया है वही तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस मास को नीचे खींचने वाला फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट बॉडी में किधर जा रही है, ऊपर। कितना एंगल हो गया, 180। 180 में कितना वर्क होता है, निगेटिव। कितने के बराबर, तो माइनस फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट h। ध्यान दीजिए, इंटरनल फोर्स जो है क्या वो mgh के बराबर है, नहीं। mgh है बट माइनस साइन है, तो हम ऐसा लगा सकते हैं माइनस ऑफ mgh। यहाँ से कितना लिख सकते हैं, वर्क डन था ना mgh, तो mgh इसको पोटेंशियल लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल। तो ये दो रिलेशन हमें याद रखने हैं, पहला और दूसरा। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज टर्म्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, एंड वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स ऑलवेज टर्म्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? ये बात अगर यहाँ समझ में आई थी तो यहाँ भी देखिए कितनी इजी वे में समझ में आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए पहली चीज, एक आपके पास फील्ड होनी चाहिए। कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, तो इसलिए वर्क डन जो उसमें होगा कैसा होगा, कंजर्वेटिव। तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, इसमें एक पॉइंट ले लीजिए ए, और इस पॉइंट पर एक चार्ज को ले आके रखना है, कैसा, पॉजिटिव। अगर सोचिए मैं ऐसे ही रख देता यहाँ पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज जिसे कहते हैं हम लोग, तो ये यही रहता, नहीं, भागता ऐसे।
कहाँ तक जाता है, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ तक ये भागता चला जाता है। तो सपोज कीजिए कि एक इनफाइनाइट पॉइंट है कहीं और यहाँ पर ये बैठा था प्लस क्यू नॉट, और हमें यहाँ से उठाना है, अब यहाँ नहीं था, यहाँ सोचा था बस, अब यहाँ पर है, यहाँ से इसको उठाना और धीरे 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 यहाँ ले आना है, और इस तरह से इसको ले आना है कि इस पर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो, 0, नेट एक्सीलरेशन क्या हो, 0। क्यों, देखिए हम फोर्स लगाएंगे उधर, क्यों लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मतलब प्लस इधर रहा होगा, और जहाँ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कौन सा रीजन रहा होगा, नेगेटिव। तो इस प्लस को ये सारे प्लस धक्का देते हैं, तभी तो हमें धक्का देके लाना पड़ता है। यहाँ क्या हुआ था, mg नीचे खींच रहा था, उसके अगेंस्ट खींचना पड़ा, अगेंस्ट जहाँ काम होगा वहीं पोटेंशियल आता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो इधर है इसको इधर धक्का देने की कोशिश की, हम इसको इधर धक्का देंगे, तो इतना ही फोर्स लगाएंगे कि इस पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0। अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन अगर 0 हुआ तो वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। देखिए कितने कॉन्सेप्ट यहाँ से बन गए, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। ओके, क्यू नॉट को जैसे जैसे हम यहाँ तक ले आएंगे धीरे धीरे लाकर, जैसे यहाँ पे रखेंगे हम चेक करते हैं कि हमने एक वर्क किया कितना, W। इस वर्ग को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि अभी 11th में हमने ये पढ़ा था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज टर्म्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने इसको उठाकर कहाँ ले आए, इस पॉइंट पर रखा, तो इस पॉइंट पे इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क करना पड़ा उसे क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों इनफाइनाइट से ला रहे हैं, यहाँ पे तो हम ग्राउंड से ले जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए जिस पॉइंट से लाया जाता है, ये काम किया जाता है, उस पॉइंट को हम लोग नाम क्या देते हैं, रेफरेंस पॉइंट। और ये रेफरेंस पॉइंट दो ले सकते हैं हम लोग इस पोटेंशियल एनर्जी पार्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में दो जगह लिया जा सकता है, एक तो इनफाइनाइट और दूसरा क्या हो सकता है, ग्राउंड। ग्राउंड और इनफाइनाइट को हम रेफरेंस पॉइंट जैसा ले सकते हैं, और जिस पॉइंट पे लाते हैं इसको पर्टिकुलरली क्या कहा जा सकता है, स्पेसिफिक पॉइंट। अब देखिए कैसे इसको हम लोग पूरा डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी इज अ वर्क to move या required to move a charge q naught from infinite to a specific point, या potential energy is the work required to move a charge from a reference point to a specific point without any acceleration in uniform electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है, नहीं होता तो कोई फोर्स नहीं लगता, इधर कोई फोर्स ना होता तो इसको लाने में कोई दिक्कत ही नहीं होती, तब तो ला ही देते आराम से, और जब आराम से लाते बिना फोर्स के तो वर्क ही नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है, एक्सेलरेशन 0 होना जरूरी है, और रेफरेंस पॉइंट से कहाँ लाना है, स्पेसिफिक पॉइंट में। तो जो वर्क हम करेंगे उसी वर्क को क्या नाम दे देंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका हुआ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ओनली पोटेंशियल क्या है। फिर देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट हुए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी था, विदाउट एक्सेलरेशन लाना था, एक यहाँ पे रीजन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे नहीं बना होगा, कोई तो यहाँ पे चार्ज रहा होगा ना, तो इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज Q1 मान लीजिए, और जिसको ला रहे हैं उसको मान लेते हैं टेस्ट चार्ज Q2। तो ये दोनों रहेंगे तभी एनर्जी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस की प्रॉपर्टी है, दो लोग होंगे तभी आएगा, लेकिन पोटेंशियल हमेशा सिर्फ एक चार्ज की प्रॉपर्टी थी, वो भी किसकी, जो क्या होता है, सोर्स की। सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी होती है ओनली कंसर्न विद सोर्स चार्ज। ये हो गए पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट इसमें हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि पोटेंशियल जो होती है प्रॉपर्टी होती है किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मैं कहूं कि इसको इनफाइनाइट से ए पर ले आए तो यहां तक लाने में अलग वर्क करना होगा, इसी चार्ज को अगर मैं यहीं तक ले आकर रखता बी तक तो हमें वर्क क्या करना पड़ता, अलग करना पड़ता, मान लीजिए डब्ल्यू बी करना पड़ता यहाँ पे, और यहाँ तक लाने में डब्ल्यू ए। तो वर्क क्यों अलग हुआ, चार्ज तो वही था बेचारा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क इसलिए अलग हुआ क्योंकि हमने क्या किया है, पॉइंट बदला, इस पॉइंट को यहाँ लिया और इस पॉइंट को यहाँ। तो वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वर्क डन अलग हो जाता है सेम चार्ज पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, पॉइंट सी। ठीक, इस बात को भी याद रखें। निकलेगा कैसे ये,
अब तो ये कंफर्म हो गया है कि ये पॉइंट्स अलग हैं, इसलिए पोटेंशियल इनकी अलग होगी। इस चार्ज की कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो इस चार्ज को हम हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? देखिए, जो वर्क किया था हम लोगों ने, उसी वर्क में यदि इस चार्ज से डिवाइड करते थे तो क्या मिल जाता था? पोटेंशियल। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, वर्क अगर हम सिर्फ लें यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, तो वो वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी। ये किस पे डिपेंड करता है? किस पॉइंट पे लाते हैं और कहाँ से लाते हैं और किसको लाते हैं, ये तीनों पे। लेकिन पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ किस पॉइंट पे लाते हैं, किसको ला रहे हैं इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने देखा कई बार इसको यहाँ तक लाते थे, मान लीजिए तो 100 जूल करना पड़ा, और इसी को यहाँ तक ले जाते थे 150 जूल। हम दूसरे चार्ज को ले आते थे, फिर से यहाँ ला के रखते थे, तो 100 जूल ही करना पड़ता था, नहीं अलग करना पड़ता था। लेकिन हम बात करें कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाले, तो पोटेंशियल क्या होता था? सेम होता था। कैसे? तो हम वर्क बाई क्या कर लेते थे? चार्ज कर लेते थे, तो ये निकल जाता था पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, तो बी। तो कौन सा वर्क लेंगे हम लोग? बी लेंगे। अगर यहाँ का पोटेंशियल लिखना होगा वी ए, तो क्या लिखना होगा? यहाँ से यहाँ तक का वर्क डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई जिस चार्ज को ला रहे हैं उससे। हो गया आंसर। तो ये थी हमारे पास पोटेंशियल एट अ पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट, जो कहाँ पे पहले से प्रेजेंट हो? इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो। अब तीसरा टर्म, पहला पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा ये, तीसरा टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल से ही कंसर्न करता है, एकदम सेम टू सेम है, बट डिफरेंस के नाम से ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, क्योंकि डिफरेंस हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, देखिए कैसे समझे, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी कर दीजिए, ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। कैसे? देखिए, हमने क्या कहा था आपको यहाँ पे कि इनफाइनाइट से बी तक ले जाइए, इनफाइनाइट से ए तक ले जाइए। अगर ये इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया जाए, कैसे? देखिए, एक बार इस चार्ज को यहाँ तक ला के रख दीजिए, आ गया ना, एक वर्क मिल चुका है आपको डब्ल्यू बी, यहाँ से यहाँ तक। अब ये कॉन्सेप्ट हटाइए, अब सोचिए कि ये चार्ज पहले से यहाँ था, तो ये वर्क भी हम भूल जाए। अब क्या होगा? इस चार्ज को बस यहाँ तक ले जाना में, ये रहा, इतनी दूर तक ले जाने में जो वर्क होगा, वो वर्क और जिस चार्ज को ले जा रहे थे वो चार्ज डिवाइड कर दे, तो क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल की पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए लिखा हमने वी ए माइनस वी बी। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? वर्क डन टू मूव दिस चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम बी टू ए, तो वर्क डन बी टू ए टू मूव विच चार्ज? क्यू नॉट। क्यू नॉट से डिवाइड कर दे। हमेशा वर्क में चार्ज से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल आएगा, याद रखें इस बात को। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इज गिवन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये दो पॉइंट्स के बीच का वर्क डन है। अगर ये वर्क डन इनफाइनाइट से होता तो क्या होता? पोटेंशियल होता। दो पॉइंट्स के बीच में है तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुई बात? हम इसको यहाँ से ले जाएं तो भी यही पोटेंशियल आएगा, और ऐसे घुमा कर ले जाएं तो भी वही आएगा। चेंजेस नहीं होने वाले, सेम वर्क होगा। इसलिए वर्क डन बाई चार्ज किया, और वर्क अगर फिक्स हो चुका है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो वहाँ पे जो बातें आएंगी वो क्या आएंगी? पोटेंशियल से रिलेटेड आएंगी। क्लियर? चलिए, ये थी हमारे पास पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी के विषय में बात। यूनिट की बात अगर कर लें हम, तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की खैर यूनिट वर्क के बराबर होती है, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी खैर मैग्नीट्यूड में भी बराबर किसके हो रहा था यहाँ पर? वर्क डन के। तो यूनिट हो जाएगी इसकी क्या? जूल। ठीक। और अगर हम बात करें कि डायमेंशंस, तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी वर्क की डायमेंशन, और वर्क की डायमेंशन होती है ml2 t-2। सिंपल है ना। और पोटेंशियल की डायमेंशन पूछ ले तो सिर्फ पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल सिर्फ क्या होता था? वो पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज या वर्क डन बाई चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी का लिखे हो ml2 t-2, तो क्यू नॉट की वैल्यू क्या है? क्यू मतलब क्यू बराबर आई टी होता है ना। अरे आई बराबर क्यू बाई टी होता है, तो क्यू बराबर आई टी, आई का मतलब ए और टी का मतलब टी, तो क्या हो गया? एम ऊपर एल स्क्वायर, एल टू मतलब टी एक और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 और ए -1। देखिए ये किसकी यूनिट हो गई? सॉरी डायमेंशन हो गई, पोटेंशियल की। डिफरेंस की भी यही आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होता है, क्योंकि वर्क अपन चार्ज ही होता है, बस वो वर्क क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच का होता है। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन करने जा रहे हैं फॉर अ सिस्टम।
तो देखिए सिस्टम कैसा है, मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज Q पहले से बैठा है, तो ये चार्ज कैसा काम करेगा, सोर्स चार्ज का। क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ क्या फैलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट हम एज्यूम करने वाले थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा, ये देगा, तो इसको हम बोल देंगे सोर्स चार्ज। एक पॉइंट को इनफाइनाइट से उठाकर मान लीजिए इस पॉइंट पे लाना है, कहाँ पर, इस जगह पे। चलिए इस जगह पे नहीं लाते हैं, इस जगह पे लाएंगे तो इनफाइनाइट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम क्लोजर लाने पे फोर्स क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। यहाँ पर लाना है, एक पॉइंट बी है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से क्यू नॉट को उठाना है और ला के बी पे रखना है, और ये बी इस सोर्स चार्ज से कितना दूर है, ए डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पर है। तो कैसे वर्क निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, हम इसको एकाएक यहाँ तक नहीं लाएंगे। हम क्या कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको धीरे धीरे ला रहे थे और एक बार ऐसा हुआ कि ये सी तक पहुँच चुका है, सी तक का हमें नहीं पता है। देखिए हम यहाँ तक का वर्क निकालेंगे, कैसे निकलने वाला है, हम इसको धीरे धीरे ला रहे थे, जैसे जैसे पास आएंगे हमें ये पता है कि इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की स्पेस कम होगी, तो कूलॉम्स फोर्स जो होता है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, तो वेरिएबल फोर्स होगा। और वेरिएबल फोर्स में हम सीधे वर्क कभी नहीं निकाल सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया और आंसर आ गया, ये गलत है। ये तब लगता है जब फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ फोर्स तो होने वाला है वेरिएबल। तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो कैसे निकालेंगे, तो वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन निकालना सिखाया गया, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पे क्रॉस लगता है ऐसा, ठीक है। तो देखिए हम फोर्स की बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर जगह की फोर्स लेंगे, क्योंकि हर जगह फोर्स क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो मान लेते हैं ये क्यू नॉट सी तक पहुंच चुका है यहाँ पर, और ये सी तक अगर पहुंचा है तो इससे एक दूरी लेते हैं, कितना दूर है, एक्स। एक्स डिस्टेंस पे क्यू नॉट पहुंच चुका है, इसको हम थोड़ा सा ही आगे ले जाएंगे, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस आगे ले जाएंगे, जो कितना दूर हो, डी एक्स की दूरी पर हो। तो सोचिए कि इतनी दूर तक ले जाने में फोर्स तो नहीं बदलेगा ना, अभी दूरी कितना एक्स है, हल्का सा आगे ले जाएंगे तो एक्स में से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो फोर्स बदलने वाला नहीं है। तो इतनी देर में तो ये फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एफ इंटू डी, आराम से लगा सकते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ, इतनी दूर में फोर्स कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इनके बीच का फोर्स, Q और Q के बीच में जब x दूरी है, इंटू डी एक्स। इसको अगर हम सही से सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, देखिए K कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, Q कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, स्मॉल q भी कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, अंदर कौन बचेगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। और 1 बाई एक्स स्क्वायर का कई बार इंटीग्रेशन मिलता है, तो इसको याद ही रखिएगा, माइनस 1 बाई क्या होता है, एक्स होता है। अब ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन क्या था कि हम इसको इनफाइनाइट से कहाँ तक ले आए, बी तक, और बी कितना दूर है, आर, और ए से ये वाली दूरी कितनी है, इनफाइनाइट। तो हम इसको लिख लेते हैं R1, और यहाँ से इस दूरी को लिख लेते हैं R2, जो कि कितना है, इनफाइनाइट है ना। चलिए तो लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे, पहले कहाँ से ले आ रहे हैं, R2 से ले आ जाएंगे, R2 से, और कहाँ तक ले जाना है, R1 तक। हो गया इंटीग्रेशन, सिंपल था। देखिए हमने कहा कि इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में वर्क निकालिए, तो हम ये नहीं कर पा रहे थे, हम सोचे कि पहले एक पॉइंट तक पहुँच चुका है, इस पॉइंट तक पहुँचा है, यहाँ से हल्का सा दूर तक ले जाने में वर्क निकाल लिया। अब ये हल्की सी इस पॉइंट को हम ले लेते हैं इनफाइनाइट, और अगले पॉइंट को ले लेते हैं ये। तो लिमिट कहाँ से चलेगी, पहले से, मतलब इस जगह से, तो ये दूरी कितना ले ली, R2, कहाँ तक ले जा रहे हैं, B तक, जो कि कितना दूर है, R1, तो अप टू R1 लग गया, हो गया वर्क डन। टोटल आ गया कि नहीं आ गया, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, K Q ब्रैकेट में पहले अपर माइनस 1 बाई R1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई R2, तो Q हमें पता है कि R2 कितना है, इनफाइनाइट है। अगर R2 इनफाइनाइट तो कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ना, ये इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो, खत्म। तो क्या हो गया फार्मूला हमारे पास, माइनस Q बाई R1, ये आया हमारे पास वर्क डन। अच्छा, ये वर्क डन बाई अस है या बाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखिए कैसे हम ले जा रहे थे किधर, इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ, तो हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। तो हम इसको कर रहे थे, तो ये आया है वर्क डन बाई अस। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, मतलब वर्क डन बाई अस। तो सीधे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, फॉर्मूला माइनस K Q बाई
R1, जो R1 क्या है, ए और बी के बीच की दूरी, और Q क्या है, सोर्स चार्ज, स्मॉल q क्या है, Q0, इसको लिख लीजिए Q0, ठीक। और R1 क्या है, डिस्टेंस। अगर ये जनरल फॉर्मूला लिखा जाता कि हाँ एक चार्ज Q1 यहाँ पे है, एक चार्ज Q2 यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी R है, तो बताइए इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इन दोनों के बीच का माइनस के Q1 Q2 बाई R। लिखते कि नहीं लिखते, ये देखिए इससे वो कीजिए, कंपेयर कीजिए जनरली। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है, माइनस के Q1 Q2 बाई R। ये था बेसिक डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी का, जब दो चार्जेस क्या हो, R1 डिस्टेंस पर हो या R डिस्टेंस पर हो। क्लियर। चलिए, अगर यही चीज पूछता कि इस Q चार्ज से R1 डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर B की पोटेंशियल कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल कितनी है, तो हमने क्या सोचा था, हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द चार्ज, सॉरी, इज द वर्क टू चार्ज रेशियो, ये ना पढ़ा था। तो B का पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अप टू B डिवाइडेड बाई चार्ज Q0। ये वर्क डन कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट से B तक का है। तो कितना आया था हमारा, यही तो आया था कि Q1 Q2 बाई R, ये हो गया वर्क डिवाइडेड बाई Q0 करना है। खैर इसको हमने यहाँ से बनाया था, तो हम ये वाला लिखते हैं पूरा, दैट वन। तो Q0 ने Q0 को मारा, तो कितना बचा, KQ बाई R। अच्छा, माइनस क्यों नहीं लगाया, तो माइनस सिर्फ ये बताता है, वो एनर्जी में लिखा जाएगा माइनस, पोटेंशियल में मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग तो KQ बाई R आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड की बात करें तो लिखेंगे Q0 बाई R। माइनस ये बताता है हमें कि हमने वर्क किया है, जैसे हम इसको यहाँ से धक्का देते हुए इधर ले आ रहे थे, तो हम वर्क करेंगे क्योंकि हमें अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। ये चार्ज तो हमेशा धक्का ही देगा ना इसको। और अगर बाई चांस सोचिए कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था या डेरिवेशन जब बनाया जा रहा था, या माइनस लेके चलते, तो क्या होता, तो ये माइनस Q0 इस Q से अपने आप अट्रैक्ट होता, तो हमें वर्क नहीं करना पड़ता, तो ये आंसर क्या हो जाता, प्लस, और कुछ नहीं होता। तो प्लस क्या बताता है कि वर्क हमें मिला है, और माइनस क्या बता रहा है कि हमें किसी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा है, इसलिए वर्क हमें क्या किया है, उस सिस्टम पे किया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कहलाएगा, ऑन द सिस्टम। आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, उसमें बोला जाता है वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। क्लियर। तो ये थी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एक पेयर का, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला। आइए अच्छा एक प्रॉब्लम करते हैं, इस प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, और कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं किसी सिस्टम के थ्रू। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एल साइड का, ए बी एंड सी। इन्होंने क्या कहा कि तीन चार्जेस हैं, इक्वली इनके वर्टेक्स पे रख दिए गए हैं। चलिए बताइए ये सिस्टम को बनाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा होगा। पहला क्वेश्चन ऐसे हो सकता है क्या, कि टू फॉर्म दिस सिस्टम वी नीड वर्क इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एंड दूसरा पार्ट क्या रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दोनों को मैं बताऊं तो दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी होता है, बस इतना फर्क हो सकता है कि साइन का इधर उधर हो जाए, प्लस और माइनस का। चलिए, ये सिस्टम अगर बना बनाया है, इसका मतलब स्टेबल है, और ये अगर स्टेबल है तो आपको एक चीज बताई जाएगी कि स्टेबल जो भी चीजें होती हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, कम। सिंपली लेस एनर्जी मोर स्टेबल होता है। अगर एनर्जी है ही उसके पास तो स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो ये अगर ऐसे बना सिस्टम, इसका मतलब इसके पास एनर्जी क्या रही होगी, कम रही होगी। देखिए कैसे, इस सिस्टम को बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को हम समझते हैं। मान लीजिए पहला चार्ज ए वाला, ए यहाँ पर है, हम इसको इनफाइनाइट कहीं पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से इस क्यू को उठाते हैं, ले आते हैं, यहाँ रखते हैं। इसको ला के यहाँ रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, लाने में कोई पहले से यहाँ प्रेजेंट नहीं था, तो इस चार्ज को ना कोई रिपेल करता यहाँ, ना ही कोई अट्रैक्ट करता। अरे यहाँ पर कोई था नहीं था, तो इसको ले आए और आराम से रख दिए। तो चार्ज क्या हुआ, डब्ल्यू ए इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। क्लियर। अब क्या करते हैं, इससे
यल दूरी पर एक पॉइंट बी लेते हैं और इसी जगह से एक इनफाइनाइट चार्ज से फिर लाते हैं क्यू को और यहाँ ला के रखते हैं। क्या इस बार कोई है पहले से? है, ये तो है ना, ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, लेकिन हम जबरदस्ती इसको ला के यहाँ रखेंगे और ला के रखने में जो वर्क करना पड़ेगा उसे हम लिखते हैं डब्ल्यू बी। और कितना, तो ध्यान दीजिए ये दो का पेयर बन गया। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने दो पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिखा था, तो इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ के Q1 Q2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा बाई आर। आर क्या है, एल है। देखिए सिंपल सा हो गया। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, दो लोग हैं, एक तीसरे चार्ज को लाना है और इसी पॉइंट पर रखना है जो इससे कितना दूरी पर एल पे हो और इससे भी कितना दूरी पर हो, एल पर। तो जब इसको फिर से इनफाइनाइट से यहाँ ला के रखेंगे हम लोग, तो इस बार कौन कौन अपोज करने वाला है, ये भी करेगा इसको और ये भी करेगा, तो कितने लोग, दो लोग अपोज कर रहे हैं। तो इस बार वर्क डन ऑन सी विल बी इक्वल्स टू के Q1 Q2 माइनस के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस, और ये भी तो कर रहा है ना, तो इसका भी कितना हो जाएगा, माइनस के Q1 Q2 बाई आर। आर हो गया। तो ये कितने लोग हो गए, इसमें दो लोग हो गए। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए इसको, प्लस माइनस। ठीक है, तो इस पर कोई वर्क नहीं हुआ, जीरो। इसको लाने में इसकी वजह से करना पड़ा इतना, और जब ये लाया गया तो ये दोनों लोग थे, इसलिए दो वर्क करना पड़ा होगा। टोटल कितना कर दिया हमने, टोटल वर्क की बात करें तो वर्क डन ऑन ए 0, वर्क डन ऑन बी माइनस के स्क्वायर बाई एल, वर्क डन ऑन सी दिस। देखिए डबल दो सेम है, दो बार लिख लेते हैं इसको डायरेक्ट, 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई एल, और आगे क्या है साइन माइनस। तो देखिए ध्यान से, तो कितना हो जाएगा, ये जीरो, ये भी सेम, ये भी सेम, ये एक बार, ये दो, सॉरी ये एक बार, ये दो बार, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 के क्यू स्क्वायर ओवर एल। दिस इज द एनर्जी, which types of energy, potential energy of this system to remains in this formation, in this situation। इसी फॉर्म में रहने के लिए इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मेंटेन रहेगी तो रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा। अच्छा वैसे क्या लगता है, ये रुका रहेगा, नहीं, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। ठीक, अच्छा अब हमसे कहा जाए कि क्या हम करें कि ये सिस्टम टूट जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। डिस्ट्रॉय का मतलब ये भी कहाँ चला जाए, इनफाइनाइट पे, ये भी कहाँ चला जाए, इनफाइनाइट पे, ये भी इनफाइनाइट पे, तो सिस्टम खत्म, कोई है ही नहीं पास। तो इनको अगर हम इनफाइनाइट पे भेज दें तो इस सिस्टम हो जाएगा खत्म। तो इस सिस्टम को तोड़ने के लिए बोला है ना, कहाँ गया, टू फॉर्म दिस सिस्टम वी नीड वर्क। इस सिस्टम को तोड़ने में यदि हम वर्क पूछें तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है, अगर इसी के जैसा प्लस दे दें, ध्यान दीजिएगा, जितना भी पोटेंशियल एनर्जी था उसी के जैसा प्लस एनर्जी दे दे, तो इसके पास एनर्जी कितनी हो गई, पहले कितनी थी, माइनस। अगर हम इतना ही दे दे 3 के क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस में, तो ये इसको दे देंगे तो ये प्लस ये माइनस कट के कितना हो गया एनर्जी टोटल, जीरो। और किसी सिस्टम के पास एनर्जी अगर जीरो होती है तो वो सिस्टम कैसा होता है, इनफाइनाइट पर। तो ये सारे चार्जेस कहाँ चले गए, इनफाइनाइट में, मतलब इस सिस्टम क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो दो तरह का क्वेश्चन, एक तो और छूट गया मुझसे, इसमें लिखना चाहिए था द वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम। तो जितनी पोटेंशियल आती है उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर बस साइन चेंज करके क्या करना होता है, दे देना होता है, तो सिस्टम क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगर पूछा हो जाता है कि इस सिस्टम को बनाने में, टू फॉर्म दिस सिस्टम, कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा, तो जब तोड़ने में इतना चाहिए तो बनाने में कितना चाहिए, बस इसी के माइनस के बराबर, मतलब सिंपली पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पे इन दोनों का आंसर तो माइनस 3 के क्यू स्क्वायर बाई एल होगा टू फॉर्म दिस सिस्टम, दिस वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दिस वैल्यू। लेकिन अगर क्वेश्चन तीसरा होता टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम वर्क या एनर्जी रिक्वायर्ड, तो कितना लिखते हैं हम लोग, डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम वर्क या एनर्जी रिक्वायर्ड, तो लिखते हैं प्लस में 3 के क्यू स्क्वायर बाई एल। बात आगे समझ में, ये था हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल। आइए अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में क्या इन्होंने दिया था कि एक स्क्वायर है जिसपे 4 सिमिलर चार्जेस रखे गए, मतलब प्लस और मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और इसकी साइड कितना ले लेते हैं, ए। तो इन्होंने कहा कि बताइए इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो पहले तो एक चीज़ बताऊं मैं, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं या फॉर्मूले को कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा चेक करने के लिए कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ चार्जेस यदि n है तो नंबर ऑफ पेयर कितना बनेगा,
उसके लिए एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, जहाँ N क्या है नंबर ऑफ चार्जेस और R क्या है 2, बिकॉज ऑफ दिस इज रिलेटेड विद पेयर। पेयर की बात हो रही है इसलिए R की वैल्यू 2 लिखेंगे और N क्या हो गया नंबर ऑफ चार्जेस हो गया। अब ये चीज़ हमें याद रखना है हमेशा, कब, जब जब पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा। क्यों, देखिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था ट्रायंगल वाली पार्ट, क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज था, इसका आंसर कितना आया था -3 KQ² आया था कि नहीं, साइड L था। क्यों, डायरेक्ट कैसे लिखते हैं हम लोग, तो देखिए KQ²/L, इसके बीच की L, इसके बीच की L, इसके बीच की भी L है, इसलिए L तो डिस्टेंस हो गई, दोनों चार्जेस सेम है इसलिए KQ1 Q2 क्या हो जाएगा KQ² हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक था, ये 3 कैसे आया, तो हमने कैलकुलेट किया था, उससे बचने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, जल्दी आ जाएगा। जल्दी क्या मतलब चेक करने के लिए करेंगे, तो उसी तरीके से बोर्ड में चेक कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें कितने चार्जेस हैं 3, तो नंबर ऑफ चार्जेस कितना हो गया 3, तो N की वैल्यू होगी 3 और R हमेशा 2 है, तो कितना हो गया फॉर्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे 3C2, ये ना बनेगा। और 3C2 को सॉल्व करने का तरीका, NCR को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, फैक्टोरियल N ओवर फैक्टोरियल R N माइनस R फैक्टोरियल, ये होता है। अगर इसको हम अप्लाई करें तो इस पर कितना लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, N की जगह 3 है, ओवर R फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, एक एक माइनस करके वो लिखते हैं, और 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 3 में से 2 गया 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 1, खत्म। तो 2 से 2 कट गया, ये 1 का मतलब ही नहीं है, बचेगा कितना 3, तो कितने पेयर बचे थे इसमें 3 बने थे, इसलिए 3 आगे लगा दिया गया। तो इसमें अगर चेक करना हो कि कितने पेयर बनेंगे, क्योंकि जब हम करने लगते हैं तो बाई चांस हम ऐसे सोच के करते हैं, एक पेयर, इसका 2 पेयर, इसका 3 पेयर और इसका 4 पेयर, हो गया 4 लिखते हैं 4 KQ², इनके बीच की दूरी A है तो A माइनस, आंसर में ये भी रहेगा और लिख के चले आएंगे, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पेयर की संख्या चेक करनी है कि कितनी है, तो पेयर की संख्या चेक करना बहुत आसान है। इस फॉर्मूले से कितने चार्ज है 4 C2, चेक करिए 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल, तो देखिए 4 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, इस 2 को भी लिखेंगे 2 इंटू 1, तो 2 2 ज़ा 4, 4 कट गया तो कितना बचा 3 2 ज़ा 6, 6 पेयर, लेकिन कितने पेयर हमने लिखे थे 4, तो गलत हो गए। तो छठा, पांचवा और छठा कौन सा होंगे, तो 5th दिस वन एंड 6th दिस वन, ये भी तो पेयर बनते, तो टोटल ये हो गया। तो आंसर अगर लिखने जाते तो कैसे लिखते, तो देखिए 4 के तो ये हो जाते जो पहले के बने थे ए डिस्टेंस, इनके बीच की ए, इनके बीच की ए, इनके बीच की ए, इनके बीच की ए, ये बनता ही बनता। दो जो नए पेयर बने उनके बीच की दूरी कितनी है, ये वाली, अगर ए ये है और ए है तो ये कितना हो जाएगा A√2, तो इन पेयर की वैल्यू कितनी आ जाती है -K Q1 Q2, तो Q²/A, ए कितना है A√2, एक पेयर ये भी बनता सेम डिस्टेंस का, तो ये कितनी बार हो जाता है 2 बार, तो 2 पेयर का ये और 4 पेयर का ये, टोटल कितना दिस एंड प्लस दिस, हो गया टोटल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास फाइनली आएंगे।